उत्तर प्रदेश से धर्मांतरण के मामले में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। उमर गौतम का जाकिर नाइक कनेक्शन सामने आया है। जाकिर की संस्था आईआरएफ के लोग उमर के संपर्क में थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आईआरएफ के से जुड़े एडवोकेट फैज सैयद से उमर के संबंध थे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो जाकिर नाइक जिसने जहर फैलाया, भागा भागा फिर रहा है, उससे संपर्क का मामला सामने आ गया है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि उमर गौतम का जाकिर नाइक से कनेक्शन था। जाकिर की संस्था आईआरएफ के लोग उमर के संपर्क में थे और आईआरएफ से जुड़े एडवोकेट फैज सैयद से उमर के संबंध थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो धर्मांतरण का मामला ये केवल नेशनल ही नहीं, अब इंटरनेशनल होता चला जा रहा है। हालांकि जो उमर गौतम है उसने अपने इस भाषण में जिक्र किया था 3-4 देशों का कि कैसे वहां के लोग भी धर्मांतरण में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले का कनेक्शन जाकिर नाइक से जुड़ता हुआ भी दिख रहा है। उमर गौतम का जाकिर नाइक से कनेक्शन सामने आया है। जाकिर की संस्था आईआरएफ के लोग उमर के संपर्क में थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि आईआरएफ से जुड़े एडवोकेट फैज सैयद से उमर के संबंध थे। ये इस वक्त का यूपी धर्मांतरण मामले में सबसे बड़ा खुलासा है, सबसे बड़ा अपडेट है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि उमर गौतम का जाकिर नाइक के साथ कनेक्शन सामने आया है। जाकिर नाइक की संस्था आईआरएफ के लोग उमर के संपर्क में थे और आईआरएफ से जुड़े एडवोकेट फैज सैयद से उमर के संबंध थे। और सीधे रुख करते हैं विवेक त्रिपाठी का। विवेक, ये तो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा है सामने कि जाकिर नाइक भले ही भागा भागा फिर रहा है, लेकिन उसके शागिर्द और प्यादे मौजूद है देश में। जी बिल्कुल अवधेश, देखिए जहां तक कि अभी तक एटीएस ने जांच की है और उमर और जहांगीर को रिमांड पर लेकर जब पूछताछ शुरू हुई है तो बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं। देश की सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय बन गए हैं ये खुलासे। सबसे पहली बात जो सामने आई है वो टेरर एंगल भी सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि जो फंडिंग होती थी, विदेशी फंडिंग, वो भारत की जो आंतरिक व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करने की तैयारी थी। जिस तरह से लोग माइंड वॉश कर रहे थे, जिस तरह से लोगों को बरगला के उनके धर्म के प्रति नफरत पैदा कर रहे थे और एक तरह से ये जो सोशल डिसबैलेंसिंग है वो समाज में करना चाहते थे। जो पॉपुलेशन का इक्वेशन है, जो रेशियो है, वो प्रभावित करना चाहते थे। किसी तरह से अपनी जो इनकी संख्या है उसको बढ़ा के समाज में प्रमुख जगह पाने की कोशिश कर रहे थे, प्रमुख स्थान पाने की कोशिश कर रहे थे। ज़्यादा अधिकार, हालांकि इस देश में बहुत सारे अधिकार हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि जो मूक बधिर बच्चे जिनको रेडिकलाइज किया गया था, जिनको गुमराह किया गया था, जिनके मन में उनके मूल धर्म के प्रति जहर बोया गया था, भरा गया था, वो उन बच्चों को जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की आशंका भी सामने आई है। जाकिर नाइक के जो संस्था है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसके जो कुछ लोग हैं, जो उसका जो वकील है एडवोकेट फैज सैयद, उससे उमर के संबंध सामने आए हैं। उनसे मुलाकातें, कई बार पूछताछ में उमर ने इस बात का खुलासा किया है कि फैज सैयद से उसकी बातचीत होती थी, मुलाकात होती थी। और जाकिर नाइक भले ही भागा हुआ है, लेकिन देश में उसके जो भी संस्थाएं हैं, जो भी ट्रस्ट चल रहे हैं, तमाम गतिविधियां चल रही हैं, उसके लोग मौजूद हैं। और इस तरह के जो फाउंडेशन है, इस तरह की संस्थाएं हैं, इस्लामिक दावा रिसर्च सेंटर जो नोएडा में बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है, वहाँ इनको फंडिंग होती थी, तमाम तरह से इनको पैसे भिजवाए जाते थे। ये संस्थाएं लगातार फंडिंग करती थी धार्मिक जो धर्म परिवर्तन है उस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। और इसकी आड़ में कहीं ना कहीं टेरर एंगल सामने आ रहा है, जिसको लेकर सरकार भी बहुत गंभीर है। मुख्यमंत्री पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जब ये टेरर एंगल सामने आया है तो उन्होंने निर्देश दिए हैं एटीएस को और अन्य एजेंसियों को और बोला है कि इस मामले में जो भी पड़ताल है प्रदेश में, प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में और यहाँ तक कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ तक छानबीन की जाए और कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसको अरेस्ट किया जाए। जो भी इसके आगे क्या रिपरकशंस होने थे, आगे क्या तैयारियाँ थीं, उस बारे में एक रिपोर्ट मांगी है उन्होंने। उस बारे में कहा है कि पूरी रिपोर्ट दी जाए कि धर्म परिवर्तन के पीछे आखिर कौन सी साजिश आकार ले रही थी। यूपी में देखिए चुनावी माहौल है और हर तरह की साजिशें यहाँ पर हो रही हैं, चाहे धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, इसको लेकर। और ये जो साजिश है धर्म परिवर्तन की, वो धार्मिक साजिश के आधार पर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक वजह, राजनीतिक कारण भी हो सकता है। इस प्रदेश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की तैयारी थी और जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके जरिए क्या प्लान किए जाने थे,
उनको कहाँ कहाँ किस तरह से भेजा जाना था, ये सब चीज़ें अभी चूंकि आज पूछताछ का रिमांड का दूसरा दिन है, उमर और जहांगीर से अभी पूछताछ हो रही है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि और क्या नेशनल खुलासे एजेंसियां सामने हैं, आते हैं। नेशनल विवेक नजर एजेंसियां हैं, बनाए वो भी रखिएगा, पूछताछ क्योंकि बड़ा गंभीर मामला है। केवल धर्मांतरण का नहीं, अब तो मसला देश की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ गया। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और नोएडा से धर्मांतरण का चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर 2 साल पहले गायब हुए नाबालिग के परिजन का आरोप है कि नाबालिग की उम्र महज 17 वर्ष थी और अचानक से वो घर से चला गया और आज तक लौट के नहीं आया है। लेकिन जब उसकी मां ने उसका फेसबुक और व्हाट्सएप चेक किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल उसके सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से लेकर कई ऐसे मैसेज थे जो धर्म परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में एबीपी गंगा नाबालिग के घर पहुंचा और उनके परिजनों से धर्म परिवर्तन की पूरी कहानी जानी। नोएडा के सेक्टर 93 में एक धर्मांतरण का ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। महज 17 वर्ष की उम्र का एक युवक सेक्टर 93 में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहता था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका ब्रेन वॉश ऐसा किया कि उसने दर्श सक्सेना से अपना नाम रिहान अंसारी रख लिया। साथ ही उसने घर छोड़ दिया और पिछले 3 सालों से अभी तक वो घर नहीं आया है। लेकिन इसकी जानकारी परिजनों को तब हुई जब उन्होंने उसका सोशल अकाउंट खंगाला। हमारे साथ उसी दर्श सक्सेना की मां मौजूद हैं जो आज रिहान अंसारी बन गया है। क्या पूरा वाकया है? सर देखिए, हम लोगों को तो पता ही नहीं चला क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत तेज़ है हर कामों में, हर एक्टिविटी में आगे रहने वाला। सेक्टर 30 में ITI में पढ़ता था। जब वो 5 मई 2018 को घर छोड़ करके चला गया, तभी तक भी हमको कुछ पता नहीं था, क्योंकि 1-2 लोगों ने पहले हमको बताया कि इसको मस्जिद में देखा था, इसको शाहीन बाग में जाते हुए देखा था। शाहीन बाग में जो उनका मुस्लिम लोगों का डे नाइट का कुछ कॉन्सर्ट होता है उसमें देखा था। तो हमें कुछ लोगों ने बताया, हमने अपने बच्चे से पूछा, लेकिन उसने बोला नहीं मम्मा, मैं क्यों जाऊंगा वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने एक माँ का दर्द सुना कि उसके महज 17 साल के एक बेटे को धर्मांतरण कराकर उनसे छीन लिया गया और आज पिछले 3 सालों से वो इंतज़ार कर रही हैं अपने बेटे का, और उनके पास जो चैट की डिटेल है, किस तरीके से उनके बेटे को कन्वर्ट किया गया है इस्लाम धर्म में और किस तरीके से चैट हुई है, वो पूरी लिस्ट इनके पास मौजूद है। लेकिन माँ को अभी भी उम्मीद है कि प्रदेश सरकार उनके फेवर में कुछ न कुछ डिसीजन लेगी और जिन्होंने उनके बेटे को छीना है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। में दक्ष सक्सेना जो बच्चे का नाम था, जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी, वो अपने घर से कहीं चला गया था और उसके परिजनों ने जो है ये FIR थाना फेज 2 में दर्ज कराई थी। परिजनों ने जो है वो 1-2 नंबर्स और कुछ फेसबुक प्रोफाइल्स दिए थे जिस पे भी काम किया गया था। उनका ये कहना था कि इस फेसबुक प्रोफाइल पे इसने अपना नाम बदल करके रिहान अंसारी कर लिया है और एक बार उसका फ़ोन भी आया था, तो उसमें काफ़ी काम किया गया था। पुनः जो है वो जानकारी मिली है, कुछ परिजनों के द्वारा जो है बताई गई है, तो इस पे जो है टीमें लगाई गई हैं और कोशिश हमारी है कि जल्दी ही उसको बरामद करके और आवश्यक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। और बड़ी खबर कानपुर से भी आ रही है। बिठूर स्कूल में धर्मांतरण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आदित्य से अब्दुल्ला बना मुकबदिर छात्र। इस्लाम से प्रभावित हुआ था। 9 साल पहले ही इस्लाम से प्रभावित हुआ था आदित्य उर्फ अब्दुल। जांच एजेंसियों की पड़ताल में इस्लाम से प्रभावित होने की बात सामने आई है। हलीम मुस्लिम कॉलेज में आयोजित धार्मिक सभाओं में भी आदित्य गया था। बिठूर ज्योति स्कूल के 2019 में 12वीं की परीक्षा आदित्य ने पास की थी और आदित्य बाद में अब्दुल्ला बन गया। ये बात भी अब जांच के दायरे में आ गई है। और धर्मांतरण के मामलों पर सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान आया है। धर्मांतरण के विषय पर सरकार सख्त है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। धर्मांतरण को लेकर जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के विषय पर सरकार पूरी सख्त है, कानून अपना काम कर रहा है और जो लोग भी धर्मांतरण को लेकर दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और बड़ी खबर अमरोहा से भी है। 6 परिवारों ने पलायन की चेतावनी दी है। परिवार ने बच्चों सहित पलायन की चेतावनी दी। परिवारों ने घर की दीवारों पर लिख दिया है कि बिजली न मिलने के कारण पलायन करेंगे। घरों में बिजली न होने से परेशान है ग्रामीण। विधायक और बिजली विभाग से शिकायत की थी और शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। गजरौला ब्लॉक के सकूराबाद गांव का ये मामला है, जहां पर बिजली न होने से परेशान इन लोगों ने पलायन की चेतावनी दी है। और इनका यह भी कहना है कि शिकायत बिजली विभाग से की गई, शिकायत विधायक से की गई, लेकिन सुनवाई कहीं पर नहीं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस दौर में कहा जाता है कि गांव-गांव में बिजली पहुंच गई है, वहां पर यह सबूत है कि आंकड़े कुछ और कहते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। और बड़ी खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री आवास को बनाया जाएगा कोविड-19 केयर सेंटर। कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के चलते उन्होंने फैसला लिया है। कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार की व्यवस्था पूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसे भी कोविड-19 केयर सेंटर बनाया जाएगा। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, काफी बड़ी बात है और क्या ऐलान किया है सीएम ने? जी, अवधेश देखिए, लगातार कोविड की दूसरी लहर के कारण उत्तराखंड में जरूर सामान्य स्थिति हुई है, लेकिन एक अंदेशा विशेषज्ञों के द्वारा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर और भी कहर अपना बरपा सकती है। तो मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान आया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास को कोविड केयर सेंटर बना दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री आवास को मुख्यमंत्री प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसमें नहीं रह रहे हैं, लेकिन एक छोटा कार्यालय वो वहां से संचालित कर रहे हैं। और इसके बाद में पूरा मुख्यमंत्री आवास एक विस्तृत भवन है, तो वहां पर कोविड केयर सेंटर बनाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। और ऐसे में तीसरी लहर का प्रकोप अगर उत्तराखंड में दिखाई देता है या आता है, तो उसके लिए राज्य सरकार की तैयारी पूरी है। और ऐसा भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। लिहाजा महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री आवास को तीसरी लहर के दौरान कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री का ये बयान आया है। जी, शुक्रिया विनोद आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और फतेहपुर में एक बड़ी खबर है, लेकिन सबसे पहले मैनपुरी की बात कर लेते हैं। सपा ने मनोज यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार बना दिया है। सपा ने मनोज यादव के नाम का ऐलान किया है। भाजपा ने अभी तक किसी भी प्रत्याशी का ऐलान यहां पर नहीं किया है। तो अब एक के बाद एक पत्ते खुलने शुरू हो गए हैं और मैनपुरी में सपा ने मनोज यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने मनोज यादव के नाम का ऐलान किया। हालांकि भाजपा ने अभी मैनपुरी में अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। और बड़ी खबर फतेहपुर से भी है। धर्मांतरण मामले में नया खुलासा हुआ है। स्कूल की महिला टीचर ने खुलासा किया है। 20 से 25 मौलानाओं के साथ स्कूल उमर आया था। साल 2020 में स्कूल आया था उमर गौतम। मौलानाओं ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया था और मौलानाओं ने धर्म परिवर्तन करने पर गरीबी दूर करने का प्रलोभन भी दिया था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि ये जो उमर गौतम है ये फतेहपुर का ही रहने वाला है। ये पहले हिंदू था, इसने भी इस्लाम को अपनाया था और उसके बाद इसका धंधा चल पड़ा। और अब एक स्कूल की महिला टीचर ने खुलासा किया है कि 2020 में उमर गौतम स्कूल में आया था। 20-25 मौलानाओं की फौज भी उसके साथ थी और मौलानाओं ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया था। इतना ही नहीं, यहां तक मौलानाओं ने कहा था कि धर्म परिवर्तन करने पर गरीबी दूर कर दी जाएगी, यानी कि प्रलोभन पूरी तरीके से। और बड़ी खबर अयोध्या से है। भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। रोली सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पूरा द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य है रोली सिंह। सपा की इंदु सेन यादव के सामने भाजपा की रोली सिंह होगी। तो अयोध्या में भी जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यहां पर किस तरीके की टक्कर देखने को मिलती है जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के चुनाव के लिए। तो अयोध्या में भी भाजपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। सपा पहले ही ऐलान कर चुकी है। सपा की इंदु सेन यादव
रोली सिंह के सामने होगी। तो अयोध्या की बात करें तो भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। रोली सिंह ने भाजपा ने रोली सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। पूरा द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य हैं रोली सिंह। और बड़ी खबर गाजियाबाद से है। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में आज ट्विटर के एमडी की पेशी होनी थी, लेकिन अभी तक पेशी के लिए ट्विटर के एमडी नहीं पहुंचे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि 10:30 बजे का वक्त गाजियाबाद पुलिस ने दिया था। ट्विटर के जो एमडी हैं उनको साफ तौर से कह दिया गया था कि आपको पेश होना होगा, लेकिन अभी तक ट्विटर की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, ट्विटर के एमडी नहीं पहुंचे हैं और अभी तक ये पेशी गाजियाबाद पुलिस के सामने नहीं हुई है। तो बुजुर्ग पिटाई के मामले में जिस तरीके से ट्वीट्स हुए, ट्वीट का इस्तेमाल हुआ, इस मामले में पूछताछ के लिए ट्विटर के एमडी को भी बुलाया गया था। ये दूसरी बार नोटिस दिया गया है। पहली बार वो नहीं आए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दलील दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि आपको आना होगा और आज का वक्त दिया गया था, लेकिन ट्विटर के एमडी गाजियाबाद पुलिस के सामने नहीं पहुंचे। तो सुबह 10:30 बजे पेशी का समय था, 10:30 बजे बुलाया गया था, लेकिन ट्विटर की तरफ से एमडी नहीं पहुंचे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है। बात करते हैं धर्मांतरण के मामले पर। मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल का बड़ा बयान आया है। सांसद ने कहा कि सुनियोजित तरीके से काम चल रहा है और इसके तार बहुत लोगों से जुड़े हैं। कहां से लोग पैसा पा रहे हैं, किसके इशारे पर यह काम हो रहा है, इसकी गहन जांच जरूरी है। और जो प्रकरण सामने आया है वो लालच के द्वारा और एक प्रकार का दबाव बना करके धर्मांतरण का विषय सामने आया है और उसके तार जो है बड़े दूर तक होने के संकेत भी मिले हैं कि कुछ जो इस्लामिक देश हैं वहाँ का भी समर्थन है या कुछ जो अमेरिका इत्यादि के अंदर इन विषयों को लेकर के सक्रिय संगठन उनका समर्थन है। तो इसके तार कहीं भी जुड़े हो सकते हैं। और देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस प्रकार के संगठन जो आक्रामक होकर के इन कामों को चलाते हैं वो कहीं न कहीं आतंकवादी तंत्र से भी जुड़े हुए होते हैं। ये जो पहलू हैं इन सब पहलुओं को ध्यान में रख करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को, खासकर ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए स्वावलंबी बनाने की योजना चला रही है, जिसके तहत अनेकों कार्यक्रम इन समूहों के जरिए ग्रामीण इलाकों में संचालित की जा रही है। लेकिन आज भी योजना को संपादित करने वाले विभाग किस कदर योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, इसकी बानगी देखने को मिल रही है। बाल विकास और पुष्टाहार विभाग में जहां पर कुपोषित और गर्भवती महिलाओं के लिए बंटने वाले सूखा राशन वितरण के 582 स्वयं सहायता समूह को लगाया गया, वहीं सहायता समूह की महिलाएं अपने समूह के माध्यम से बचत करने के उद्देश्य से कार्यालय से मिलने वाले सूखे राशन को उठाकर वाहनों से ले जाते हैं। और अब रुक करते हैं मूक बधिर समाचार का। देश भर का कोरोना का ताजा आंकड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 54,069 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और 1,321 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत हुई है। और अब कुल मौतों की बात करें तो मौतों की संख्या 3,91,981 है और एक्टिव केसों की संख्या 6,27,057 और 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 68,885 हो गई है।